साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। 2.3 यूनिट पढ़ रहे थे अपन और 2.3 यूनिट के अंतर्गत अपन ने एक फलकों और एक पुष्पक्रम दो चीज़ों को देख लिया था। अगला टॉपिक है अपना लास्ट इस यूनिट का, वो है फ्लावर। थोड़ा बड़ा होगा वीडियो, तो हो सकता है कि एक के बजाय दो वीडियो में अपन इसको करेंगे, तो एक भाग आज आ जाएगा, एक फिर शाम को या कल आ जाएगा। तो पुष्प को पढ़ना बेहद ज़रूरी है और पुष्प को पढ़ते ही पुष्प जैसे आपके क्लियर हो जाएगा, आपको अगले जो ग्रेजुएशन वाला मैटर है उस ग्रेजुएशन वाले मैटर के अंदर अपने को 4 फैमिली पढ़नी है और 4 फैमिली से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, वो बहुत शानदार तैयार हो जाएंगे अगर आपने पुष्प वाले टॉपिक को ढंग से देख लिया। थोड़ा बड़ा होगा, ध्यान से उसको समझना बहुत ही ईजी है, परंतु थोड़ा समझने लायक टॉपिक है। नोट करते जाना, पहले समझ लेना। अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बार बार मेरे से बोला नहीं जाता, ध्यान नहीं रहती है बात, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने मित्रों को, अपने साथियों को शेयर कर दीजिए। आपको लगे कि मैटर ठीक है, काम का है, तो लाइक कर दीजिए। और पढ़ने के दौरान आपको ऐसा फीलिंग आए कि मैटर काम का ही नहीं है तो आप डिसलाइक कर दीजिए, पर कोई ना कोई रेस्पॉन्स ज़रूर दीजिए, जिससे पता चलेगी अपना वीडियो बनाना सार्थक है या नहीं है। कोई समस्या है कमेंट कर सकते हैं, जितना संभव हो सकता है। मेरे जो स्कूल टाइम है उसके बाद में जितना टाइम मिलता है मेरे को, उस समय के अंदर आपके सवालों के जवाब दे दिया करूँगा। देखें, समझते हैं फ्लावर को, पुष्प को। देखिए, पुष्प के संबंधित आप कम से कम 2-3 बातें सबसे पहले याद रखोगे कि पुष्प क्या है। पुष्प है एक रूपांतरित परो। परो है ये, सूट है, एक तना है, एक तरीके से मान लो इसका मॉडिफिकेशन हो गया, तने का मॉडिफिकेशन हो गया और क्या बना वहां पर, मॉडिफिकेशन होके क्या बना है, पुष्प बनाया। इसका कार्य क्या है, पुष्प का कार्य है प्रजनन करना, मुख्यतया यही काम है। जब पुष्प को पढ़ेंगे तो आपके सामने एक इस प्रकार का डायग्राम होगा और अपन अभी इसमें पहले वर्णन करने से पहले पुष्प के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, पुष्प आखिर में होता क्या है। और पुष्प के बारे में एक बात और जान सकते हो आपकी, पुष्प मुख्यतया किसका करेक्टर है, एंजियोस्पर्म का। ठीक है, यहाँ पर पुष्प भी आ जाएगा, फल भी आ जाएंगे, बीज भी आ जाएंगे, सारे के सारे एंजियोस्पर्म के अच्छे करेक्टर हैं। मतलब आवर्तबीजी पादपों का ये मुख्य लक्षण है, मेन करेक्टर है पुष्प का होना। और आवर्तबीजी पादपों के संदर्भ में अपन पढ़ेंगे, आवर्तबीजी के अंदर ही अपनी फैमिली आती है, तो चारों फैमिलियों को अपन, 4 फैमिली आपके सिलेबस में है, उनको अपन पुष्प के पढ़ने के बाद पढ़ेंगे। अगर इसका नामांकन करें तो देखो, जहां पर जिस भाग पर ये लगा होता है उसका नाम है क्या, सीधा सा पुष्पवृंत। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलता जाऊंगा, जिसको जो ठीक लगे नोट कर ले। पेडिकल बोल सकते हैं इसको। 2 नंबर पर जहां पर पुष्प के चारों भाग टिके होते हैं उसको बोलते हैं पुष्पासन। सब पे क्वेश्चन आते हैं, क्लियर करें। देखो अभी क्या बोलेंगे, थैलेमस। 4 चक्कर होते हैं पुष्प में, सबसे बाहरी चक्कर है उसको क्या बोलेंगे, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। एक एक यूनिट को लेते हैं। ये हो गया सेपल, ये हो गया पेटल, ये हो गया स्टेमन और ये हो गया पिस्टिल। हिंदी में बोले तो बाह्य दल, दल, पुमंग, जायांग, या स्त्रीकेसर, केसर और पुंकेसर। ठीक है, इसके अंदर ये वाला भाग है, ये कहलाता है ओव्यूल, या बोल सकते हैं बीजांड। और बीज का जो ये भाग है, यहाँ का खाली स्थान पड़ा है, यहाँ पर होता है प्लेसेंटा, बीजांड न्यास। क्या बोलेंगे, बीजांड न्यास, जिसके द्वारा बीजांड जुड़ा रहता है। ये हो गया जी एक। अब देखो, 2 भाग सेपल और पेटल
ये जो चक्कर हैं इन दोनों को बोलते हैं सहायक चक्कर, और बाकी जो बच गए पुंकेसर स्त्रीकेसर ये हैं आपके आवश्यक चक्कर। मतलब ये कुल चक्कर हैं। अब एक एक के बारे में ढंग से पढ़ेंगे पहले तो, और इनके सबके चक्रों के सही सही नाम अपने को याद करने हैं, वो सबसे पहले अपने को देखने हैं। अब इन देखो 4 चक्रों में ये जो 2 चक्कर हैं सेपल और पेटल, इनका जनन से कोई संबंध नहीं है, सहायता करते हैं जनन के दौरान। जबकि ये आवश्यक चक्कर हैं, इनको जनन चक्र भी कहा जाता है, रिप्रोडक्टिव साइकिल भी या रिप्रोडक्टिव रोल भी कहा जाता है, WHORL चक्कर भी कहा जाता है इनको। ये जो पुमंग या पुंकेसर जिसको बोलते हैं, इसमें आपको देखो 2 भाग नजर आ रहे हैं। एक तो इस प्रकार का नजर आ रहा है, उसको बोलते हैं पूतंतु, इसका मतलब है फिलामेंट या पूतंतु। एक एक को लिखाऊंगा अभी देखो। और इसका मतलब है एंथर या परागकोश, और इन दोनों को जोड़ने वाला साधन है कनेक्टिव टिश्यू योजी। इसी प्रकार से जो पिस्टिल है उसके 3 भाग हैं, इसको बोलेंगे स्टिग्मा, ये हो गया स्टाइल, और ये हो गया ओवरी। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। डायग्राम के अलावा अब बातों को आप थोड़ा सा ढंग से समझने की कोशिश करो कि वास्तव में बात बताना क्या चाह रहा है। आप तो सिंपल सा डायग्राम बना लेना और उसकी लेबलिंग कर लेना। अब देखो पुष्प है, उस पुष्प के 2 भाग हो गए जी, एक सहायक चक्कर बोलेंगे और एक को बोलेंगे आवश्यक चक्कर। सहायक चक्कर के 2 नाम लिखने हैं आपको। क्या? सबसे बाहर है उसको बाह्य दल और अंदर है उसको दल। इसी प्रकार से ये जो है उसका क्या नाम है? पुंकेसर और स्त्रीकेसर। ये 4 चक्कर हो गए, 2 सहायक चक्कर हैं, 2 आवश्यक चक्कर हैं। ये नर जननांग है, ये मादा जननांग है। ये कब हैं? जब एक एक यूनिट है। इनको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सेपल। इसको क्या बोलेंगे? पेटल। इसको क्या बोलेंगे? स्टेमन। और इसको क्या बोलेंगे? पिस्टिल। ठीक है। अब अगर ये बाह्य दल एक से ज्यादा संख्या में हैं और सारे जुड़े हुए हैं या अलग हैं, अलग बात है, लेकिन एक से ज्यादा संख्या में है तो इसका नाम अपन थोड़ा बदल देंगे और उसको बोलेंगे बाह्य दल पुंज। इसी प्रकार से दल बहुत सारे हैं तो उसको बोलेंगे दल पुंज। इसी प्रकार से पुंकेसर बहुत सारे हैं तो उसको बोला जाएगा पुमंग। और इसी प्रकार स्त्रीकेसर बहुत सारे हैं तो उसको बोला जाएगा जायांग। इनके इंग्लिश में नाम अगर लिखना चाहो आप तो बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज को बोला जा सकता है क्या? अब एक को तो बोल रहे थे सेपल, लेकिन पूरी यूनिट को बोलेंगे कैलेक्स। दलपुंज को बोलेंगे कोरोला, कैलेक्स कोरोला, और इसको बोलेंगे एंड्रोसियम, और इसको बोलेंगे गाइनोसियम। फटाफट बोलता हूं, बाह्य दल, दल, पुंकेसर, स्त्रीकेसर, एक एक यूनिट जुड़ी भी हैं, बहुत सारे हैं संख्या में। बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायंग। इंग्लिश में बात करेंगे सेपल, पेटल, स्टेमन, पिस्टल। एक एक यूनिट के नाम सेपल, पेटल, स्टेमन, पिस्टल, और बहुत सारे यूनिट हैं कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। ये 4 चक्कर क्या हैं? प्लांट के पुष्प चक्कर कहलाते हैं। जिन पुष्पों में चारों चक्कर होते हैं उन्हें कहा जाता है पूर्ण पुष्प। जिनमें चारों चक्कर होते हैं कहते हैं पूर्ण पुष्प, और चारों में से एक भी एब्सेंट है उस पुष्प का क्या नाम हो गया? अपूर्ण पुष्प। ठीक है। उसके बाद में जब पुष्प में पुष्प व्रंत लगा होता है, अगर पुष्प में पुष्प व्रंत है तो उन पुष्पों को कहा जाएगा सैव्रंत पुष्प, और जिनमें पुष्प व्रंत नहीं है उन्हें कहा जाएगा अव्रंत पुष्प। इंग्लिश में बोलोगे तो पेडिसिलेट, और इसको बोलेंगे सेसाइल।
ठीक है, चारों चक्कर होंगे उसी का नाम क्या होगा, पूर्ण पुष्प। एक भी चक्कर नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, अपूर्ण पुष्प बोलेंगे। आगे देखो, जिन पुष्पों में चारों चक्कर नहीं है वो अपूर्ण है, और अपूर्ण के अंदर अगर पुमंग और जायंग में से जो नहीं है उसके अनुसार नाम हो जाएगा। जैसे मान लो कि अगर किसी के अंदर केवल और केवल पुमंग ही है, केवल और केवल एंड्रोसियम ही है, तो उन पुष्पों को कहा जाएगा स्टेमिनेट। स्टेमिनेट पुष्प कहते हैं उनको, क्योंकि स्टेमिनेट स्टेमन ही है खाली। और जिनमें केवल जायंग है, पुमंग नहीं है, उन पुष्पों को कहा जाता है पिस्टिलेट। क्लियर है। और दोनों जहां पर हैं वो आपके पुष्प क्या हो गए, बाइसेक्सुअल। और एक एक हैं उनको सबको क्या बोल दिया, यूनिसेक्सुअल। या तो पुमंग है या जायंग है, उसका क्या नाम हो गया, यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो गया। ठीक है। अब देखो ये जो एक एक चक्कर हैं इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें अपने को यहाँ पर नोट करनी है, सब समझनी है। बाह्य दल तो है ना, एक यूनिट का नाम बाह्य दल है, बहुत सारे हो गए तो बाह्य दल पुंज है। अगर ये जो सेपल हैं, मान लो सेपल 5 हैं और पांचों के पांचों सेपल अलग अलग हैं, तो उनका नाम आ जाएगा पॉलीसेपेलस। ये कुछ चीजें इंग्लिश में लिखना बहुत साधारण से याद होंगी, हिंदी एकदम प्योर हिंदी लिखना भी मत। और अगर ये जुड़े होते हैं तो इनका नाम है गेमोसेपेलस। याद कैसे रखोगे कि देखो सेपल का तो मतलब आपको पता ही है बाह्य दल, और गेमों का मतलब गेम खेलते हैं तो कोई अकेला व्यक्ति नहीं खेल सकता गेम। गेम खेलने के लिए कई जनों की आवश्यकता पड़ती है, तो बहुत सारे जुड़ के रहते हैं गेम में, तो गेम में संयुक्त होकर खेला जाता है। तो गेमों का मतलब बहुत सारे जुड़े हुए हैं, जॉइंट हैं। 5 दल हैं और पांच पांच बाई दल और पांचों के पांचों जुड़े हुए हैं। ये इस प्रकार की स्थिति को बोलोगे गेमोसेपेलस। पांचों अलग हैं तो उसको बोलेंगे पॉलीसेपेलस। और जब पुष्प सूत्र लिखेंगे अपन तो सेपल के लिए जो सिंबल काम में लेंगे वो सिंबल काम में क्या आएगा, आएगा के। कैलेक्स सेपल के लिए आएगा, कैलेक्स के लिए के काम आएगा। अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया K5, इसका मतलब ऐसा कह सकता हूं कि 5 सेपल है और पांचों के पांचों पृथक हैं। और अगर मैंने ऐसे लिखा K5, इसका मतलब 5 सेपल है और पांचों के पांचों जुड़े हुए हैं। ठीक है। अगर मैं पुष्प सूत्र को ऐसे लिखता हूं 1 2 और इस तरह से, इसका मतलब सेपल है तो 5, पर एक अलग है, 2 और अलग है, और 2 जो हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। ये कुछ लिख दिया। अधिकतर इनका कलर होता है हरा, ज्यादातर। तो ज्यादातर प्लांट के अंदर पहले पहले वाला चक्कर ग्रीन कलर का मिलेगा, हरे कलर का मिलेगा। अगर हरे कलर के अलावा रंग हो तो उसको बोलेंगे पेटेलोइड, क्योंकि फिर हरे कलर के अलावा तो ज्यादातर रंग इसका मिलेगा, और ये पेटल है, इसका मतलब नाम क्या हो गया इसका, पेटेलोइड। तो मान लो कोई ऐसा है जिसमें बाह्य दल कलर अलग है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, फिर सेपल नहीं बोलेंगे, उसको पेटेलोइड बोल देंगे। तो सूत्र के हिसाब से ये चीजें लिखेंगे, लेकिन पेटेलोइड हो गया कलर कलर के हिसाब से। ये एक बात किसकी आ गई, सेपल की आ गई। अब देखते हैं, एक यूनिट का नाम पेटल है। मैं बार बार हिंदी शब्द नहीं बोल रहा, मैंने एक बार बता दिया आपको। एक यूनिट का नाम पेटल है, बहुत सारी मिल गई कोरोला। यही कंडीशन यहां पर है, ये 5 है, पांचों के पांचों जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए हैं तो क्या बोलेंगे, पॉलीपेटेलस। अलग हैं, अलग हैं तो बोलेंगे पॉलीपेटेलस, जुड़ेंगे तो क्या बोलेंगे, गेमोपेटेलस। इनका कलर साधारणतः क्या होता है, हरे के अलावा होता है, चटकीला कलर होता है, भड़कीला कलर होता है, क्योंकि इनका काम है प्लांट में जो कीट वगैरह आए उनको आकर्षित करना, इसलिए इसको पंखुड़ी भी कहते हैं। इसका काम है रक्षा करना, पेड़ की बाह्य दल है ना, इसलिए रक्षा करना। जबकि इसका काम क्या है, कीटों को क्या करना, कीटों को आकर्षित करना। ये ऐसा समझ लो प्लांट की एनाटॉमी और प्लांट की मॉर्फोलॉजी सारी चल रही है यहाँ पर, फ्लावर की पर्टिकुलर। यदि इनका कलर हरा हो जाए तो इसको बोलेंगे सेपेलोइड। साधारणतः कलर भड़कीला ही मिलेगा, चटकीला ही मिलेगा, कीटों को आकर्षित करने वाला होता है ये। तो ये पेटल हो गया। अब जैसे मान लो लिखेंगे तो इसके लिए सिंबल काम आएगा सी। मैंने ऐसा लिख दिया C5, इसका मतलब 5 पेटल हैं और पांचों अलग हैं। अगर मैंने लिख दिया C5 ऐसे, इसका मतलब 5 पेटल और पांचों जुड़े हुए हैं। ऐसे लिख दिया C1 2 और ये 2, इसका मतलब 2 जुड़े हुए हैं, 2 अलग हैं और एक अलग है ये। तो ऐसे करके क्या लिखा जाएगा, पेटल के लिए काम आएगा शब्द
कोरोला के हिसाब से काम आता है सी, यहाँ पर कैलिक्स के हिसाब से काम आता है के। तो पुष्पसूत्र लिखते हैं तो दो चीज़ें आपके पास में, आपको पता होगा कि कैलिक्स क्या काम करता है और कोरोला क्या काम करता है। दो बातें अपन ने पढ़ ली, किसकी, कैलिक्स की और कोरोला की। ठीक है, कैलिक्स कोरोला के बाद में जो आगे आता है वो आता है क्या, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम का मतलब पुमंग। इस प्रकार की स्ट्रक्चर है, ये वाले ऐसे दो ये भाग हैं इसके, दो इसके चेंबर हैं। ठीक है, यहां पर इनका नाम है क्या, क्या बोल सकते हैं इनको, इनको बोल सकते हैं पराग कोश, एंथर। और ये है तंतु, पूतंतु, या बोलेंगे फिलामेंट। और फिलामेंट पराग तंतु से जहां, परागकोश से जहां जुड़े रहते हैं उस भाग को बोलते हैं योजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू। ये एक किसका डायग्राम है, ये एक पुंकेसर का डायग्राम है, एक पुंकेसर का। अगर ऐसे बहुत सारे पुंकेसर होते हैं तो उनको क्या बोल देते हैं, एंड्रोसियम। एक यूनिट का नाम ये हो गया पुंकेसर। इसी प्रकार से अब अगर यहाँ पर सूत्र लिखेंगे तो इसके लिए सिंबल काम में लेंगे ए, और अगर ए जितनी संख्या में होते हैं उतना यहाँ पर लिख दिया जाता है। दो हैं भाई, दो हैं और दोनों के दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, या एक है अलग है, पांच हैं अलग हैं, जो भी सूत्र में लिखना चाहें वो इस प्रकार की स्थिति आ जाती है। ये किसके लिए आ गया, ये आ गया पुंकेसर के लिए। पुंकेसर के बाद में अपन चलते हैं तो अपन किसकी बात करते हैं, गाइनोसियम की बात करते हैं। ये जो भाग है ना फीमेल वाला, ये फीमेल का पार्ट है, ये फीमेल का। इस फीमेल के पार्ट के अंदर ये वाला भाग है, इसको बोलते हैं स्टिग्मा, इसका नाम है स्टाइल, और इसका नाम है ओवेरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी बोलोगे तो वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ये तीन किसके भाग हो गए, ये तीन भाग हो गए इसके। तो अंडाशय के हिसाब से गाइनोसियम स्थिति होती है, उसके हिसाब से इसके लिए सिंबल काम में लेते हैं जी। एक है एक लिख देंगे, दो है यहाँ पर दो लिख देंगे, तीन है तीन लिख देंगे। तो आपने सूत्र में इतनी सारी बातें देख ली कि के लिखते हैं, सी लिखते हैं, ए लिखते हैं और जी लिखते हैं। इनके नीचे जो संख्या आती है उसके हिसाब से ये डिनोट हो जाता है कि इनकी संख्या कितनी है, और ये डिनोट हो जाता है कि संयुक्त है या अलग अलग हैं। संयुक्त जहां जब जाएगा वहां गेमो शब्द काम में ले लेना, अलग अलग है वहां पर जो काम में ले लेना आपको पोली शब्द काम में लेना है। अभी मैंने बताया कि जो बाह्य दल है वो बाह्य दल का कलर लगभग हरा मिलता है। दल का कलर हरे के अलावा चटकीला कलर होता है, भड़कीला कलर होता है। अगर ऐसा हो जाए कि बाह्य दल और दल दोनों का जो आकार है या जो आकृति है या रंग है वो एक समान मिल जाए, ऐसी कंडीशन कहाँ आ जाए, अगर एक समान है तो उनको फिर ना तो सेपल कहेंगे ना पेटल कहेंगे, और उसके लिए अलग ही नाम आ जाएगा। और अलग नाम क्या दे देंगे, टेपल नाम आएगा उनके लिए। क्या नाम आ जाएगा, टेपल। मतलब जैसे मान लो बाह्य दल हरे हैं और दल भी सारे हरे हैं तो सेम कलर हो गया, टेपल बोल दिया। बाह्य दल मान लो पीले कलर का है और बाह्य दल भी पीले कलर के हैं तो सेम कलर हो गया, सेम साइज होती है। ऐसी यूनिट में उसको क्या बोला जाता है, एक यूनिट का नाम। एक यूनिट का नाम अब सेपल ना बोलेंगे ना पेटल बोलेंगे, क्या बोल देंगे, टेपल बोल देंगे। ठीक है, और ये जो स्थिति है ना, ये जो पूरी कंडीशन है उसको बोलते हैं पेरियंथ, परिदल पुंज। ना बाह्य दल बोलेंगे ना दल बोलेंगे और इसको बोल देंगे परिदल पुंज, और एक यूनिट का नाम हो जाएगा परिदल। परिदल पुंज सबका, परिदल, परिदल एक यूनिट का नाम, और इंग्लिश में क्या बोल देंगे इसको, टेपल बोला जाएगा। अब टेपल बोलने के साथ साथ अगर देखो सारे के सारे जो टेपल हैं वो बाह्य दल जैसे बने हैं तो नाम हो जाएगा सेपेलोइड, क्योंकि सेपल जैसे बने। और सारे के सारे अगर पेटल के जैसे बने तो नाम हो जाएगा पेटेलोइड। ठीक है, पर आपको ये सब याद रखने की जरूरत नहीं, आपको याद रखना है एक यूनिट को बोलेंगे टेपल, और यहां पर सिंबल काम आ जाएगा पी।
तो सूत्र बन जाएगा ना, उसमें आपके बाह्य दल और दल लिखने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा पी लिख देंगे, फिर ए आ जाएगा और फिर गायनोसियम आ जाएगा। परिदल पुंज आ जाएगा, यहाँ पर दोनों समान मात्रा में, समान संख्या में, समान आकार के, आकृति रंग के हैं, इसलिए उसको बोला जाता है क्या, परिदल पुंज कहते हैं, उसको बोलते हैं परिदल पुंज। अब जब इनको लिखा जाता है, जब अपन पुष्प सूत्र लिखते हैं तो कुछ और भी सिंबल काम आते हैं। कुछ सिंबल हैं जो आपके अपने को जब सिलेबस आपके काम में आगे आएंगे तो उनमें अनुसार अपन सिंबल लेते हैं कुछ, कि अगर मैं लिखूं बी आर सूत्र में, और बी आर का मतलब होता है ब्रैकेट या बोल देंगे सहपत्री, ठीक है, सहपत्री हो गया। एक होता है ई बी आर, ई बी आर का मतलब हो गया असहपत्री, ठीक है। और एक होता है बी आर एल, बी आर का मतलब होता है सहपत्री की, और ई बी आर एल का मतलब होता है असहपत्री की। इंग्लिश में बोलो आप तो इसको बोल सकते हो ब्रैकेट, ई ब्रैकेट, ब्रैक्टियोलेट और ई ब्रैक्टियोलेट, ठीक है। ब्रैकेट, ई ब्रैकेट, ब्रैक्यूलेट, ई ब्रैक्यूलेट। इनका मतलब क्या होता है, जैसे आपने अभी देखा कि जैसे ये पुष्पासन है और पुष्पासन के साथ में ये पुष्प व्रंत है, जहाँ पर पुष्पासन है, उसके बाद में ये ओवरी थी और ओवरी के साथ में बाकी सारे दल ऐसे इस प्रकार से लगे हुए थे, ये पुष्प बन गया था। अभी जो पुष्प, जो यहाँ पुष्प व्रंत है ना, उस पुष्प व्रंत के पास में कई बार ऐसा देखा जाए कि आधार भाग में है ना एक पत्ती जैसी स्ट्रक्चर निकली रहती है ऐसे, यहां ऐसी पत्ती जैसी स्ट्रक्चर बाह्य दल के भी नीचे एक निकली रहती है। अगर ये होती है, उन पादपों को बोलते हैं सहपत्री पादप, और जिनमें ये नहीं होती उनको बोलते हैं असहपत्री। इसी प्रकार में अगर ये जो पत्तीनुमा स्ट्रक्चर है वो पुष्प व्रंत पर कहीं भी मिले, मान लो यहां है ये, तो अगर ये जस्ट नीचे मिले यहां तो बोलेंगे सहपत्री और असहपत्री, और कहीं भी मिल जाए ये पत्तीनुमा स्ट्रक्चर, ऐसे स्थिति में शब्द काम में लेते हैं बी आर एल और ई बी आर एल। अगर कहीं भी है तो सहपत्री की, और कहीं भी नहीं है इसका मतलब सहपत्री की, असहपत्री की, ई बी आर एल हो सकता है। ये किसके लिए काम में लेते हैं, ये काम में लेते हैं सहपत्री, असहपत्री, सहपत्री की और असहपत्री की के लिए इन शब्दों का काम में लिया जाता है। नॉर्मली सामान्यतः अगर पुष्प के नर और मादा दोनों भाग होते हैं तो द्विलिंगी पुष्प है, द्विलिंगी पुष्प के लिए चिन्ह काम में लिया जाता है, ये वाला, ये मादा के लिए, ये नर के लिए। अगर केवल और केवल मादा ही है तो ये चिन्ह काम में लेंगे, और नर मादा में से केवल नर है तो ये साइन काम में लेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लो एक सूत्र बनाते हैं, मैंने ऐसा सबसे पहले ये लिखा, उसके बाद में मानो मैंने लिख दिया बी आर, उसके बाद में मान लो मैंने ये सब लिख दिया, और लिखने के बाद में लिखता हूँ के 5 है, और उसके बाद में सी 5 लिखा मैंने, उसके बाद में ए मैंने 3 लिखा मान लो, और जी मैंने 2 लिखा, ये लिख दिया। तो इतना सूत्र आपके क्या समझ में आएगा, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है सम्मिति। अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, मतलब ऐसा कौन सा तरीका है जिससे फ्लोवर को आप अलग अलग भागों में काट सकते हो, वो सम्मिति होती है। सम्मिति के बारे में अगले पॉइंट में लेंगे। और बी आर है, बी आर का मतलब अभी मैंने बता दिया कि सहपत्री है कि नहीं है। इसका मतलब है कि पुष्प कैसा है, द्विलिंगी है। इसका मतलब है उसके अंदर कैलिक्स कितने हैं, 5 है, 5 जुड़े हुए हैं। सी का मतलब उसमें कोरोला कितने हैं, 5 हैं और 5 अलग अलग हैं। ए का मतलब एंड्रोसियम उसमें 3 है, और जी का मतलब गायनोसियम 2 हैं, और दोनों के दोनों जुड़े हुए हैं। ये इतना सूत्र आपने इस समय तक ये सीख लिया तो बी आर और बी आर एल का मतलब भी आपके समझ में आ गया। ये सारी बातें अपने एक फ्लोवर की साधारण जानकारी ली। अब देखिए फ्लोवर से संबंधित अपने को 5-7 पॉइंट पढ़ने हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं, निश्चित क्वेश्चन आते हैं। उन क्वेश्चनों को अपन अगले वीडियो के अंदर लेंगे जहां से क्वेश्चन सीधा सीधा बनेगा। इस वीडियो में आप केवल फ्लोवर के बारे में जानकारी लो, डायग्रामेटिकली जानकारी लो, और इतना ही काफी है। धन्यवाद।